हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूँ आपका चंद्रा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो सेशन हमारा है मैकियावेली के ऊपर है। यानी कि हम मैकियावेली जो आपका इटालियन थिंकर है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैकियावेली के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में मैकियावेली के विचार डेवलप हुए और कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मैकियावेली ने अपने विचारों में जो भी बातें कही हैं वो सब हमारे सामने आती हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली, चलिए पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। पृष्ठभूमि मैकियावेली ने जब अपना विचार दिया तो उसके विचार को आधुनिक काल की राजनीतिक विचारों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, एक बात और कही जाती है कि जो मैकियावेली है वो अ, सर्वप्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक काल जब से शुरू होता है, तब से सबसे पहले एक नई और एक व्यवस्थित राजनीतिक विचार या राजनीतिक व्यवस्था या स्टेट या राज्य के बारे में जो बातें किसी विचार ने बताई हैं, उसमें मैकियावेली का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है? तो अब हम क्या आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैकियावेली से पहले भी कोई विचारक था जो आधुनिक काल में आता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। मैकियावेली से पहले ऐसा कोई विचारक था नहीं। यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत में मैकियावेली ही सबसे पहला विचारक है और सबसे पहला आधुनिक अ, विज्ञान का पिता भी उसे कहा जाता है। ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं। जो पृष्ठभूमि है वो आपकी थोड़ी-सी हम लोग जो है इसको मेडिवल पीरियड में लेके चलेंगे पीछे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि मैकियावेली के विचार की शुरुआत आधुनिक काल से ही होती है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसी जो है कुछ जो घटनाएँ हुई वो मध्यकाल से भी संबंध रखती हैं। तो हम देखेंगे जो पृष्ठभूमि आपकी है वो थोड़ा-सा मध्यकालीन है। मध्यकालीन पृष्ठभूमि। तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि है। मध्यकालीन पृष्ठभूमि इसको अगर हम बात करें तो मध्यकाल को आप जानते होंगे, इसको 8वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी का अंत या आप कह सकते हैं 14वीं शताब्दी तक या 13वीं शताब्दी तक। अगर तक की बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी, ठीक? इस जो टाइम पीरियड को मध्यकाल कहा जाता है। तो अब जो मैकियावेली की जो पृष्ठभूमि है वो मध्यकालीन है, यानी कि अ, अभी हमने बताया कि वो आधुनिक राजनीति विचारक है, यानी कि कहीं न कहीं जो पृष्ठभूमि जो मैकियावेली से जुड़ी है वो आपकी 13वीं शताब्दी के आस-पास की है। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि से संबंधित जो विशेष बातें जो स्टेट के जो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या था मध्यकाल में? चर्च।
हमने क्या लिखा कि चर्च सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। ये मैं पृष्ठभूमि की बात चल रही है। यानी कि जो चर्च था, वो सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। इसका क्या मतलब है? देखिए मध्यकाल में हम लोग यहाँ पर मैकियावेली को पढ़ रहे हैं तो इटालियन साम्राज्य की बात चल रही है। यानी कि इटली में जो उस समय जो साम्राज्य था, जो शासन का जो स्वरूप था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस समय क्या था कि जो रोमन साम्राज्य था, जिसको हम कहते हैं रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य पर चर्च का पूरी तरीके से प्रभुत्व था। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि चर्च सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। सांसारिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक का मतलब जो संसार से संबंधित हो, यानी कि जो लौकिक हो, यानी इस लोक की बात हो रही है। यानी कि लौकिक, लौकिक का मतलब होता है भौतिक, यानी कि जो संसार जो हमारे आमने सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि संसार की बात हो रही है। ठीक है। सांसारिक का मतलब होता है भौतिक, और भौतिक में ही क्या आता है? भौतिक विषय में ही राज्य आता है। ठीक है। और राज्य से संबंधित सारी चीजें इसी में आती हैं। आध्यात्मिक का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक का मतलब होता है ईश्वरीय से संबंधित, ईश्वरीय या आत्मा से, ईश्वरीय या आत्मिक। ठीक है। ईश्वरीय या आत्मिक, इसे हम गहन विचार से संबंधित भी कह सकते हैं, और वो गहन विचार यहीं से जुड़ा होता है, यानी आत्मा से या फिर ईश्वर से जुड़ा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका हो गया आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र, यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ था चर्च। और सांसारिक, सांसारिक मतलब भौतिक, भौतिक क्या मतलब हुआ? राज और राज के स्वरूप की बात हो रही है। यानी कि जो आपका रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की सारी गतिविधियों पर किसका नियंत्रण था? चर्च का नियंत्रण था। यानी कि सारी चीजें, हर चीज, राज्य की हर गतिविधि को नियंत्रित करता था चर्च। और आध्यात्मिक जो पक्ष है, या ईश्वरीय जो अ, विधान है, जो ईश्वरीय नियम कानून है, उसकी भी बात तो चर्च करता ही था। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो देखिए, इन दोनों विषयों पर हम क्या कहेंगे कि दोनों विषयों पर किसका नियंत्रण था? पोप का नियंत्रण। पोप, पोप यानी चर्च का नियंत्रण। ठीक है। पोप क्या होता है आपको बताया जा चुका है, आप शायद जानते होंगे। अ, पोप का मतलब होता है कि जो ईश्वरीय कानून की व्याख्या करने वाला है, ईश्वरीय कानून या चर्च का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है। यानी कि एक स्टेट में, एक यानी आप कह सकते हैं एक देश में, एक राज्य में चर्च की जो सत्ता होती है, वो धार्मिक सत्ता में इसी मैंने यहाँ की आप कह सकते हैं ईसाई धर्म की जो सत्ता होती है, धार्मिक सत्ता, उसमें का सबसे ऊपर स्थान होता है। ठीक है। चर्च होता है सबसे ऊपर, फिर कार्डिनल होता है उससे नीचे, उसके नीचे फिर आर्क बिशप, फिर बिशप, उसके नीचे पादरी। ठीक है। पादरी सबसे नीचे आते हैं, और पोप सबसे ऊपर। क्लियर? चलें। तो अब क्या होता है कि चर्च हर चीज पे चर्च का नियंत्रण था। उसके बाद फिर अंततः बाद में क्या होता है कि जो रोमन साम्राज्य है, यानी कि जो राज्य है, और जो पोप है या चर्च है, दोनों में संघर्ष हो जाता है। दोनों में संघर्ष, दोनों में संघर्ष। दोनों में संघर्ष। अच्छा, ये क्यों होता है संघर्ष? पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, है ना? पहले जो था, पहले यानी कि मध्यकाल में जो
रोमन लोग थे वो इस व्यवस्था में बिल्कुल मतलब सधे हुए थे। उन्हें वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनकी जो संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी, ठीक है? ये जो व्यवस्था थी वो रोमन साम्राज्य के लोगों के संस्कृति का हिस्सा हो चुकी थी और उसे वो अपना एक माने व्यवस्था मान के चल रहे थे और उन्हें उससे कोई जो है असंतोष नहीं था। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक इटालियन विचारक हुआ मर्सिलियो ऑफ पेंडुआ, या मर्सिलियो आप कहिए, मर्सिलियो, इटालियन इतालियन विद्वान हुआ, जिसने चर्च की सत्ता को चुनौती दी। मर्सिलियो ने ही सबसे पहले कहा कि राज्य को चर्च से स्वतंत्र होना चाहिए और चर्च की सत्ता केवल धार्मिक कृत्यों तक ही सीमित होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके विचारों का बहुत यानी काफ़ी प्रभाव पड़ा और रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अ, राज्य की जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए और चर्च की सत्ता को कम करना चाहिए और चर्च की सत्ता को केवल उसके धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या होता है, यानी कि ये किसकी मांग करते हैं? मर्सिलियो पांडिया के विचारों के बाद ये मांग करते हैं स्वायत्त राज्य की, स्वायत्त राज्य की मांग करते हैं, ठीक? और चर्च चर्च आप कह सकते हैं कि चर्च से राज्य स्वतंत्र, ऐसे चर्च से राज्य स्वतंत्र है, यानी कि जो चर्च की सत्ता थी वो अब धार्मिक सत्ता तक ही सीमित रही। क्लियर? अब क्या होता है जब ये व्यवस्था आ जाती है, इसी को हम कहते हैं मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत। हम कहते हैं आधुनिक युग की शुरुआत, आधुनिक युग की शुरुआत। आधुनिक युग की शुरुआत। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठभूमि में ही। जो दूसरी पृष्ठभूमि आपकी है वो पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण, जो इंग्लिश में कहते हैं रेनेसां। पुनर्जागरण या रेनेसां। हाँ, देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति या ज्ञान का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, ठीक है? इसे हम बौद्धिक क्रांति या ज्ञान का पुनरुत्थान कह सकते हैं। ज्ञान का पुनरुत्थान का मतलब होता है जो पहले की जो बातें हैं, जो पहले की जो जानकारी है, जो पहले की जो व्यवस्था है, उससे संबंधित जो विचार हैं, उसमें बदलाव, ठीक है? या आप कह सकते हैं कि नए विचारों का जन्म, पुरानी व्यवस्था के संबंध में नए विचारों का जन्म जो है, उसका संबंध पुनर्जागरण से है, ठीक? तो ये पुनर्जागरण था क्या? यानी कि कौन से नए विचार की बात इसने की? तो वो हुआ यूं कि
अभी आपको बताया गया कि अ, मर्सिलियो के विचारों से प्रभावित होकर रोमन के लोगों ने क्या किया? उन्होंने चर्च की सत्ता के प्रति विद्रोह कर दिया और स्वायत्त राज्य की मांग की। ठीक है? इसके साथ-साथ वो जो चर्च की सत्ता के प्रति जो उनका विश्वास था, वो ऐसा था कि वो मानते थे पहले कि मोक्ष प्राप्ति भौतिक सुखों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो चर्च की शिक्षाएँ थीं, चर्च की जो शिक्षा थी, चर्च की शिक्षा क्या थी? मोक्ष की प्राप्ति अधिक महत्वपूर्ण, अधिक ठीक है? मोक्ष की प्राप्ति अधिक महत्वपूर्ण और भौतिक जो सुख हैं, उनका त्याग। ये चर्च की शिक्षाओं में था उस समय। लेकिन जब रेनेसाँ होता है, तो ये रेनेसाँ कहता है कि कितने रेनेसाँ थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाए। रेनेसाँ के बाद मोक्ष की जो प्राप्ति का जो विचार था, वो धूमिल पड़ने लगा। अब लोगों का ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कोई भी एक माने अ, ये बेमतलब की बात है, मोक्ष की प्राप्ति इसका कोई अर्थ नहीं है। सांसारिक सुखों का उपभोग करना, ठीक है? सांसारिक सुखों का उपभोग करना, अच्छे से जीवन जीना, यही यानी कि इसकी प्राप्ति ही एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है? यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति से अधिक सांसारिक सुखों को अब ध्यान दिया जाने लगा, ठीक? तो रेनेसाँ के बाद क्या होता है? भौतिक सुखों भौतिक सुखों को महत्व भौतिक सुखों को महत्व, ठीक? भौतिक सुखों को महत्व दिया जाने लगा। चलिए, ये थोड़ा-सा हो गया बेसिक बात, हमने जो यहाँ से ज्ञान के पुनरुत्थान की बात से हमने इसको जोड़ के बताया आपको, ठीक है? कि ज्ञान का जो पुनरुत्थान था, वो था क्या बेसिकली? बेसिकली बेसिक बात यही थी। अब यहीं से हर चीज़ जो है स्टेट से जुड़ी हुई चीज़ें, नई-नई बातें जो निकल के सामने आती हैं, सब एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? अ, देखिए, अभी हमने बात की कि पुनर्जागरण जो था आपका, वो मध्यकाल में उसका कह सकते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड है, वो मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है। तो मध्यकाल के आप स कह सकते हैं मध्यकाल के अंत में, ठीक है? हमने बताया था आपको कि मध्यकाल के जो अंत में ये एक चरम सीमा पे था, इसीलिए जो 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी के जो बीच का समय है, वो आपका वही पुनर्जागरण को काल उसे ज मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसे ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी का है। पहले जो 8वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी के जो व्यवस्था में जो परिवर्तन थे, नए विचार जो आए, वो उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, ठीक है? यहाँ पर इसका जो प्रभाव था अपनी चरम सीमा पे था, इसीलिए हम इसको मानते हैं ख़ास करके कि पुनर्जागरण का जो समय है वो आपका मर्सिलियो की मृत्यु से लेकर मैकियावेली के जन्म तक। जन्म हुआ था इनका 1469 में, ठीक है? तो ये जो आपका टाइम पीरियड है 1343 से लेकर के 1469 के बीच का जो समय है,
तक नहीं, हाँ, आप तक कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या इसको आप कह सकते हैं इसके बीच का टाइम पीरियड, ठीक, एक ही बात है। तो इसको हम पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और अब हम फिर से एक बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने बात की कि पुनर्जागरण में क्या हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति पर अधिक पहले जो मध्यकाल में मोक्ष की प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता था, भौतिक सुखों को उतना महत्व नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति बेमतलब की बात समझी जाने लगी और भौतिक सुख यानी सांसारिक सुखों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि भौतिक सुखों का उपभोग करना ही मोक्ष की प्राप्ति है ना? अब एक तरीके से यहाँ पर जो चर्च की जो शिक्षाएँ थी उसको नकार दिया गया, ठीक है? और अब उसके साथ-साथ जो बदलाव हुए उसके बाद हम बात करेंगे। क्या होता है, जब चर्च की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राज्य की जो सत्ता थी, जो राज्य चर्च के शिक्षाओं से या चर्च की जो शक्तियाँ थी उससे सीमित था, अब उसे उससे मुक्ति मिलने लगी, ठीक है? धीरे-धीरे राज्य जो है वो चर्च के चंगुल से बाहर निकलने लगा। अब क्या होता है फिर रोमन साम्राज्य और जो चर्च है, इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, जैसा कि हमने देखा अभी, ठीक है? और इसके बाद दोनों की शक्तियाँ जो है धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। दोनों की शक्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, जब दोनों में संघर्ष काफ़ी दिन तक चला ये संघर्ष, ऐसा नहीं था कि अचानक से ये संघर्ष समाप्त हो गया। ये संघर्ष काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी टाइम तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो समय आपको बताया गया, यहाँ से लेकर के 1343 से लेकर के 1469 ये संघर्ष इतना लंबा चला है। जो चर्च था इसकी शक्ति भी क्षीण होने लगी, रोमन साम्राज्य था वो भी धीरे-धीरे कमज़ोर हो गया। उसके बाद जो है छोटे-छोटे नए राज्यों की स्थापना होती है, छोटे-छोटे नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना होती है, ठीक? अब ये जो राज्य थे, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर चर्च और रोमन साम्राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। इनकी स्थापना हो गई, चर्च समाप्त हो गया, ठीक है? और रोमन साम्राज्य भी समाप्त। यानी कि अब जो ये राज्य थे, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य थे। इसके पहले जो राज्य था, उस पर एक विशेष धर्म का प्रभुत्व था। एक विशेष धर्म की जो शक्तियाँ उस पर अ, छाई हुई थी, आप कह सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य राज्य की शुरुआत हुई की शुरुआत हुई, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत हुई। अब यहाँ से धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत हुई, जब अभी हमने पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है, एक तरीके से आधुनिक राज्य का एक संकेत है। यानी कि आज के जो मॉडर्न स्टेट हैं, उसके बारे में जो हमारे जो आधुनिक विचारक हैं, वो जब राज्य की जो संकल्पना हमारे सामने रखते हैं, तो वो धर्मनिरपेक्ष जो तत्व है राज्य का, जो कैरेक्टर है, वो हमारे सामने ज़रूर आता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है? अभी हमने बात करी बैकग्राउंड के बारे में, अब हम बात करेंगे मैकियावेली के सामान्य परिचय की बात करेंगे, ठीक? सामान्य परिचय, सामान्य
परिचय। देखिए, मैकियावेली एक इटालियन दार्शनिक हैं। का पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था। इटालियन दार्शनिक हैं ये, इटालियन दार्शनिक। का जो पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली। ठीक है, निकोलो मैकियावेली। इनका जो जन्म हुआ 1469 में और मृत्यु 1527 में। ठीक है, 27 में मतलब ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एडी की बात चल रही है। हम्म। जन्मस्थान की बात कर लेते हैं। जन्मस्थान का फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में हुआ था, नामक शहर में, जो इटली में है। इटली। ठीक है। के बारे में अभी हमने जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे, पृष्ठभूमि के टाइम पर, तो हमने पढ़ा कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तू है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है वो मैकियावेली। ठीक है, तो आप यानी कि इज मैकियावेली इज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। चलिए, तो क्या बोलते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक। क्यों कहा जाता है इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक? क्योंकि जो आज का जो वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य है, उसकी जो उसका जो विचार है, यानी उसकी जो संकल्पना है, सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी। ठीक है, आज के टाइम में जितने भी विचारक, जो हमारे आधुनिक विचारक हैं, जो राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करते हैं, तो वो अ, जिस स्टेट की, एक तरीके से जिस स्टेट की जो बात करते हैं, यानी कि जिस स्टेट को आज स्टेट के स्वरूप का जो समर्थन किया जाता है, वो सबसे पहले मैकियावेली ही था जिसने दिया था। ठीक है, इसकी बात की थी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी जिसका धर्म ना हो, यानी जिसके लिए हर धर्म के लोग बराबर हों, ऐसा स्टेट धर्मनिरपेक्ष होता है। राष्ट्रीय राज्य का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु। ठीक, यानी कि वो कोई भी स्टेट जो अपने राज्य के अंदर आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, यानी किसी भी तरीके का दबाव राज्य पर ना हो, वो राज्य स्वतंत्र होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय राज्य होता है या संप्रभु होता है। ठीक, तो अभी जब आप
रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें, जब आपने अभी देखा तो रोमन साम्राज्य क्या था? ना तो वो धर्मनिरपेक्ष था और ना ही वो राष्ट्रीय राज था। ना तो वो धर्मनिरपेक्ष था, ना ही राष्ट्रीय राज। तो बाद में जब पुनर्जागरण होता है, उसके बाद चर्च और अ, रोमन साम्राज्य की जो शक्ति है वो खत्म होती है। फिर एक जो नई व्यवस्था आती है, उसी में राष्ट्रीय राज की संकल्पना हमें दिखाई देती है, ठीक है? वो धर्मनिरपेक्ष थे और संप्रभु भी थे। और इसी सिस्टम को मैकियावेली ने हमारे सामने रखा। चलिए, अब हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा है कि इसे आधुनिक सॉरी अपने समय का शिशु कहते हैं। इसे अपने समय का शिशु कहते हैं। अपने समय का शिशु, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैकियावेली के विचार हैं, वो उसके समय के जो परिस्थितियां थी, उसके विचारों पर पूरी तरीके से प्रभाव डालती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना प्रभाव मैकियावेली के विचारों पर उसके जीवन की परिस्थितियों व उसके जो उसने अपने आंखों से देखा, उसका प्रभाव पड़ता है, उतना आज तक किसी भी विचारक के विचार में उसके जीवन की परिस्थितियों का प्रतिबिंब या छाया हमें दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है? या प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए इन्हें अपने समय का शिशु कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहते हैं शिशु ही क्यों? ये जो शिशु टर्मिनोलॉजी है, टर्म जो आया है, इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा-सा और अच्छे समझेंगे, ठीक है? ये हमें क्लियर हो जाएगा। शिशु क्या होता है? शिशु जो होता है, हम कहते हैं ना शिशु, शिशु का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल कोरा कागज़ जैसा होता है, बिल्कुल कोरा कागज़ जैसा होता है। एकदम कहा जाता है कि जो शिशु होते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। यानी कि जैसा भी हम उन्हें कोई भी बात जो बताएँगे या उन्हें जो भी हम माहौल देंगे, वो उसी माहौल में पूरी तरीके से ढल जाते हैं, ठीक है? बिना किसी इफ़ बट के उन्हें मतलब किसी भी साँचे में ढाला जा सकता है, ठीक है? कच्ची मिट्टी को किसी भी साँचे में ढाल करके हम किसी आकृति का बर्तन बनाते हैं, सेम वैसे ही जो यहाँ पे जो शिशु शब्द आया है मैकियावेली के लिए, उसी सेंस में है। क्लियर? चलें, जो तीसरी बात है, मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहते हैं। इटली का चाणक्य। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ जो चाणक्य शब्द आया है, इसका मतलब ये हुआ कि मैकियावेली के जो विचार हैं, वो काफ़ी हद तक चाणक्य यानी कौटिल्य से मिलते-जुलते हैं। चाणक्य आप पढ़ेंगे, चाणक्य के बारे में, जब हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे, तो उसमें चाणक्य नाम का एक विचारक हैं, जिनके बारे में लोग बात करेंगे, तो वही उसी चाणक्य की बात हो रही है, ठीक है? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उनके विचार चाणक्य से मिलते हैं मैकियावेली के। जैसे चाणक्य कूटनीतिक की बात करते हैं, कूटनीतिक, ठीक है? कहते हैं कि राजा को कूटनीतिज्ञ होना चाहिए। सेम वैसे ही इटली का जो आपका ये मैकियावेली है, वो भी राजा को एक कूटनीतिज्ञ होने की बात करता है, ठीक है? यानी कि वो कहता है कि कूटनीति या छल कपट से राजा को अ, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे अपने शासन का संचालन करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि उसका एक स्टेटमेंट भी है कि वो कहता है कि उसका स्टेटमेंट है कि शासकों का कुटिल होना अच्छा है। क्या कहता है मैकियावेली? कहता है कि शासकों का कुटिल होना अच्छा है, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये
समझ में आया होगा। चलिए, आज अभी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, और हम बात करेंगे फिर से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू मैकियावेली है, ठीक है? तो चलिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। आ जाइए।